स्टूडेंट्स, आज हम इतिहास का तीसरा लेसन पढ़ेंगे। लेसन है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन करना। यानी कि जो कंपनी थी, यानी कि कंपनी होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। दीवान का मतलब होता है कि ज़मीन से जुड़े चीज़ों से, जैसे मान लो खेती से जो इनकम होगी उससे राजस्व इकट्ठा करना, ज़मीन के ऊपर टैक्स लगाना, ये चीज़ यानी कि उनसे टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया था। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन देखो ऊपर जो ये चित्र दिखा रखा है, ये बड़ा ही शाही चित्र बना रखा है, तो इसका मतलब ये है कि रॉबर्ट क्लाइव ने, जो उस समय चित्रकार था, उसको भव्य तरीके से चित्र को बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। तो कंपनी की आमदनी देखो, कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी कंपनी को खुद को एक व्यापारी मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसको आंकलन करना, यानी कि लगान कैसे आएगा, उसकी वसूली कैसे की जाए, कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। तो उसने कोशिश की कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। और 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों के कुल मूल्य दुगना हो चुका था। तो 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। लेकिन अब बंगाल में इकट्ठे होने वाले पैसे से निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जाती। जल्दी ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में, और कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को ज़बरदस्ती बेचनी पड़ती थी। किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए कारीगरों का उत्पादन भी गिर गया था और खेती भी चौपट हो गई थी। तो फिर ये देखा गया कि खेती में सुधार की आवश्यकता अनुभव की गई। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में भी आश्वस्त रह सकती थी? नहीं रह सकी। तो कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को ये लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना जरूरी है। ये काम किस तरह से किया जाता है, इसके लिए दशकों तक, यानी कि 10 साल तक बहस चलती रही। आखिर कंपनी 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी कि उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी और राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, यानी कि अंग्रेज कंपनी ने कह दिया कि हमें साल का इतना पैसा चाहिए, आप जैसे मर्जी इकट्ठा करो। तो इससे भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। तो अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार करने के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन समस्या वैसे की वैसी रही। समस्या क्या रही? स्थायी बंदोबस्त ने बड़ी समस्या पैदा कर दी। कैसे? अफसरों ने यह पाया कि अभी भी जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने के लिए जमींदारों को बहुत परेशानी होती, और जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता उससे जमींदारी छीन जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी ने नीलाम भी किया। लेकिन 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल गए। बाजार में कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती का विस्तार हुआ, जमींदारों को आमदनी में सुधार हुआ। तो कंपनी को कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी तो राजस्व तय था, अब राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, एक और नई व्यवस्था शुरू की। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो गया था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार को अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो उसने स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चल सकता था। तो इसके लिए उन्होंने एक नई व्यवस्था बनाई, जिसको मुनरो व्यवस्था कहा गया। जो मुनरो व्यवस्था में क्या था कि जो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत के इलाकों में पहले स्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। जो नई व्यवस्था थी उसको रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टिप्पू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे किए गए इलाकों में इस व्यवस्था को जमा कर देख चुका था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था और ये धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत में लागू कर दी गई। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कुछ साल के बाद भीतर फिर उसमें समस्या दिखने लगी। जमीन में होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया और किसान राजस्व चुका नहीं पाते थे। रैयत थे वो गाँवों में भाग रहे थे और बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गया था। और आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर यूरोप के लिए फसलें, यानी कि अंग्रेजों ने फिर ये महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है।
तो 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती का पूरा जोर दिया और इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते गए। बंगाल में पटसन के लिए, असम में चाय के लिए, संयुक्त प्रांत जो आजकल उत्तर प्रदेश है उसमें गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यानी कि अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों की फसलों को खेती के फैलाने के कई तरीके अपनाए। फिर उस समय नील की मांग बहुत थी। तो भारतीय नील की मांग क्यों थी कि नील का पौधा था वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। उस समय भारतीय नील को बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी, उसकी कीमत भी बहुत ऊँची थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। जो वोड पौधा था वो शीतोष्ण क्षेत्रफल में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस में, जर्मनी और ब्रिटेन के कई समय पौधा उगता था। नील के साथ साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। तो 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर पाबंदी में ढील होने के कारण अपनी सरकारों को राजी कर लिया और 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई और ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू होगा, जिससे कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ और अब कपड़ों की रंगाई और तेज़ी से बढ़ने लगी। जबकि नील की मांग बढ़ी तो उस समय वेस्ट इंडीज और अमेरिका में मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद होगी। तो भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। तो 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी और बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया नील ने भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था और 1810 में भारतीय नील का हिस्सा 95% तक हो गया। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यापारिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी और भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग भारत आ गए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। अब नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती दो तरीके से होती थी, एक निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन कर देते थे और ज़मीन खरीदते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेकर खेती करते थे। मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती में क्या समस्याएं थी? क्योंकि बंगाल के जो मालिक थे उन्होंने निज खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ भूमि पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ज़्यादा थी। जहाँ जहाँ छोटे छोटे खेत थे उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह ज़मीनें भी उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? तो उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा कर ज़मीन ली, जिससे उनमें टकराव हो गया। फिर रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती होने लगी। जो रैयती व्यवस्था के तहत बंगाल जो बागान मालिक थे वो रैयतों के साथ एक पट्टा कर लेते थे, अनुबंध कर लेते थे कि कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत करते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले को रैयतों को अपनी ज़मीन पर कम से कम 25% भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी। बागान का मालिक ही बीज और उपकरण उपलब्ध करवाता, जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और फसल की देखभाल करना जिम्मा काश्तकारों के ऊपर था। और जब कटाई के समय फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी और रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और यही चक्कर चल रहा था। फिर बाद में नील की खेती को लेकर विद्रोह हो गए, क्योंकि मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक बहिष्कार कर दिया और जो बागान मालिक थे उनकी तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ते जो एजेंट लगाए जाते थे उनकी भी पिटाई की गई। तो रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वो नील की खेती करेंगे, ना कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिक के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। तो नील के किसान अब चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी बगावत की ताकतें कहाँ से मिली इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। क्योंकि लोग दबे हुए थे, वे हमेशा जो लोग दबे होते हैं वही बगावत शुरू में नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि वो एकदम उनका गुस्सा फट पड़ता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में ही उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गाँवों में जिन मुखियाओं ने नील से अनुबंध पर जबरन दस्तखत करवाए गए थे उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के सामने आमने सामने लड़ाई की।
कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है और बगान मालिक है वो जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते हैं। तो जैसे जैसे नील विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान के मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बगान के जो बगान होते हैं, जो बड़े बड़े बाग होते हैं, उनके मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा बंदों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। तो इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण हो गया था, जिससे इस व्यवसाय को बुरी तरह से प्रभावित किया। तो ये आपका लेसन था, 3rd लेसन। आप इस लेसन को ध्यान से सुनना, इसको लर्न करना और इसके क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक में राइट करने और लर्न करने। ओके।